So the question is, why Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, enjoyed a relatively free hand or autonomy in framing the foreign policy of India during his term as India's Prime Minister? जिस तरह से इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के इनिशियल डिकेड्स में इंडिया के द्वारा फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लिए गए, इन सभी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस में हमें एक व्यक्ति के व्यक्तित्व और वर्ल्ड व्यू का क्लियर इम्प्रिंट नजर आता है, और ये व्यक्ति थे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सवाल है क्यों, वाई? आपको समझना है कि इंडिया में फॉरेन पॉलिसी मेकिंग हमेशा से एक एलीट एक्टिविटी रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ओवरऑल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के भीतर हमेशा से एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता रहा है जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा है, जिस ब्यूरोक्रेटिक सब ग्रुप की ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है कि वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को बनाए। This bureaucratic subgroup can be found in, today it can be found in the Ministry of External Affairs, coming within the central government of India. फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए, फॉरेन पॉलिसी को, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए ये जो गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेटिक विंग है, दिस ब्यूरोक्रेटिक विंग ऑफ द गवर्नमेंट हैज ऑलवेज एंजॉयड अ रिलेटिव ऑटोनॉमी फ्रॉम नॉर्मल डे टू डे पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया and from other wings of the government, other institutions of the government also. मतलब भारतीय राजनीति में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, जो भी इवेंट्स हैं, एंड ऑल द पुश एंड पुल्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इंडिया की पार्टी पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऑलमोस्ट सभी डायमेंशन से ये जो ब्यूरोक्रेटिक विंग है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इट हैज़ रिमेन्ड ऑटोनमस, इट हैज़ रिमेन्ड इम्यून। रिलेटिव ऑटोनॉमी का यहाँ पर यही मतलब है दैट दिस foreign policy making bureaucratic wing of the government has remained immune and autonomous from all the push and pulls of domestic politics of India, party politics and other governmental organizations and agencies. और foreign policy making bureaucracy की relative autonomy का level आज की तुलना इंडिपेंडेंस के समय और भी ज़्यादा अधिक था। As a result, अगर कोई लीडर फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के लिए कमिटेड इस elite bureaucratic ग्रुप को कंट्रोल कर ले, तो फिर वो लीडर पूरे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल कर सकता है, डिसाइड कर सकता है, और पूरे फॉरेन पॉलिसी मेकिंग मैकेनिज्म को अपने व्यू, अपने वर्ल्ड व्यू, अपने इंक्लिनेशन, अपने ओरिएंटेशंस के अकॉर्डिंग गाइड कर सकता है। एंड एज अ रिजल्ट हम फिर उस लीडर के वर्ल्ड व्यू का इम्प्रिंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में देख पाएंगे। इंडिपेंडेंस के समय इंडियन पॉलिटिक्स में पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेचर, इंडिपेंडेंस के समय इंडियन पॉलिटिक्स में आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, यू हैव टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट दैट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स the stature of Pandit Jawaharlal Nehru was unmatched and unrivaled. Nehru enjoyed an overarching control, or you can say supremacy, not only over the central government but also within his political party. As a result, when he became the prime minister, the foreign policy making bureaucracy automatically came under his control, came under his purview. And since this foreign policy making mechanism, this foreign policy making bureaucracy enjoyed a relative autonomy from day-to-day politics, from party politics, from domestic politics, when Nehru came to control it, he also got a free hand. He also got a kind of autonomy in deciding how this foreign policy making mechanism was to work, which direction it had to go, or simply what kind of foreign policy decisions India was going to take. In this way, we can clearly see the imprint of Nehruvian worldview, Nehruvian ideology in the foreign policy of India during 1950s and 1960s.